मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे हमने कल अपना 4th अध्याय शुरू किया था, आज उसे आगे बढ़ाते हैं। लेखक के चाचा जब लेखक की बात मान जाते हैं, उन्हें खेती करने के लिए अनुमति दे देते हैं, तब लेखक प्रसन्न होते हैं और अपने विषय में बताना शुरू करते हैं। यहाँ लेखक बताते हैं कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक है, इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। लेखक सिनेमा को खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन मानते हैं। उनका मानना है कि सिनेमा के द्वारा खेती का बड़ा ही प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं। हीरोइनें खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती हैं। हरी हरी फसल में आँख मिचौने का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गाती भी हैं। फिर नाचती जाती है और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांवों में आने लगते हैं और खेतों का चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछे तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भी सिनेमा से ही मिली है। अब यहाँ लेखक ने अपने विषय में बताते हुए साथ साथ हमें यह भी बता दिया कि उनका जो इंटरेस्ट पैदा हुआ या उनके अंदर जो इच्छा जागृत हुई थी खेती करने की, वो क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। लेखक को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। जैसे सिनेमा में दिखाते हैं कि लोग बड़े बड़े खेत जोतते हैं, हीरोइनें आती हैं, रोटी लेकर आती हैं, नाचना गाना होता है, फसल अपने आप कट जाती है और बहुत मधुर दृश्य होते हैं। ये सब देखकर लेखक के अंदर जागृत हुई खेती करने की इच्छा, परंतु वास्तविक रूप में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरे दिन जो उनके चाचा थे, उन्हें खेतों पर जाकर काम करने के लिए पूछा तो लेखक ने कहा, खेत कहाँ है, बता दीजिए। तब चाचा ने उन्हें जो खेतों का पता बताया। गांव के दक्षिण की ओर रमेसर की बगिया के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे से पश्चिम एक राह फूटती है। राह से उत्तर की ओर एक मेंढ जाती है। मेंढ के पूरब गन्ने का एक खेत है। गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं, तुम वहीं जाकर काम करो। अब चाचा ने इतनी सारी दिशाएं बता दी, कोई गन्ने के खेत, कहीं बाजरे के खेत, तो लेखक जो थे पूरी तरह से चक्कर में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि उन्हें कहाँ जाना है। अब लेखक के जो हृदय में तो छवि बसी हुई थी सिनेमा की, जो सिनेमा में दिखाया जाता है, परंतु एग्जैक्टली जो वास्तविकता होती है, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। अब लेखक चल पड़ते हैं। कुवार का महीना होता है। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। आसमान में हल्के हल्के वर्षा के बादल छाए थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिलकर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा ही लग रहा था। यहाँ तक लेखक को सब कुछ एक सिनेमा जैसा लगा। बहुत ही सुहावना मौसम था, सुंदर हवा चल रही है जिसमें पेड़ एक दूसरे के गले मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जैसा सिनेमा में दिखाया जाता है। तभी अचानक से उन्हें आगे एक कुआं दिख पड़ा। अब लेखक ने तो देख रखा था कि सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। ठीक है, यहाँ तक देखिए, लेखक के हृदय में जो छवि थी, उसके मन में जो छवि थी, वो सिनेमा से उभरी हुई थी गांव की, कि हीरोइनें जब कुएं पर पानी भरने के लिए आती है तो हीरो खेत जाते हुए हीरोइन से बातें करता है। लेखक ने भी रुककर सीटी बजाई, परंतु कुएं पर ना तो कोई हीरोइन थी और ना ही कोई पानी भरने के लिए आई कन्या थी, पर कुआं बिल्कुल सुनसान था। किसी की पायल नहीं चमकी, कोई घड़ा नहीं फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। अब लेखक ने तो बहुत कुछ सुहावने दृश्य देख रखे थे, परंतु वास्तविकता में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। न खेतों में आँख मिचौनी का दृश्य दिख पड़ा, न हीरोइनों ने कोरस गाए। लेखक को देहात से बड़ी निराशा हुई और वे चुपचाप अपने रास्ते पर चलते गए। अब लेखक के हृदय में जो छवि थी गांव की, जो सिनेमा से बनी थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उसने जो नाचना गाना, खुशी का माहौल, ये सब जो देख रखा था, वो सब वास्तविकता में उन्हें देखने को नहीं मिला। अब लेखक एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर खेत होने चाहिए थे और लेखक को ये भी याद था कि उनके चाचा ने बताया था कि वहाँ गन्ने का खेत और वहीं बाजरा खड़ा है। उन्हें गन्ने के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए वे बाजरा का सहारा लेना उचित समझने लगे। उन्होंने एक मेंढ के पास किसान को खड़े हुए देखा और उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है?
लेखक के इतना पूछने पर कि आपका नाम बाजरा तो नहीं है, किसान ने उसे घूरकर देखा, क्योंकि लेखक बाजरे को किसी व्यक्ति का नाम समझ रहा है। लेखक बाजरे को किसी व्यक्ति का नाम समझ रहा है, जबकि बाजरा तो एक फसल का, अन्न का नाम है। अब किसान ने जब उसकी ओर घूरकर देखा तो लेखक ने घबराहट के साथ बताया कि आप रामचरण हैं क्या? तब उसने फिर से घबराहट के साथ पूछा उस व्यक्ति से, अधेड़ जो किसान मिला था, उसने घबराहट के साथ पूछा लेखक से कि आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा नाम बाजरा नहीं रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर, यहाँ मैंने कौन है? लेखक। लेखक ने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर सार्वभौमिक मित्रता के भाव से कहा, तो भाई रामचरण, मुझे बताओ ये बाजरा कौन है? लेखक यहाँ पर भी अभी तक नहीं समझ पाए कि बाजरा क्या है, कहाँ रहता है, यह खड़ा कहाँ है, इसे क्यों खड़ा किया गया है। लेखक की इतनी सारी बातें सुनकर जो आसपास लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए और रामचरण भी जोर जोर से हंसने लगा। देखो, ये भैया तो बाजरा को आदमी समझ रहा है। लेखक की मजाक उड़ाने लगे रामचरण और आसपास खड़े हुए लोग कि ये भैया तो बाजरे को आदमी समझ रहा है। तभी और भी किसान हंसते हुए वहाँ आ गए और लेखक को उस समय अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपनी बात को पलटते हुए कहा, मैं तो हंसी कर रहा था, यानी मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल मैं तो बाजरे की पेड़ की छां ढूंढ रहा हूँ, उसी पेड़ के पास मेरे चचा के खेत हैं। लेखक ने एक बात को संभालते हुए वहीं बाजरे को फिर से पेड़ का नाम दे दिया कि मैं तो बाजरे के पेड़ की छां ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि लेखक को नहीं पता कि बाजरा कैसे उगाया जाता है और वो किस तरह से दिखाई देता है। इसलिए लेखक ने अपनी एक बात को पलटकर कि बाजरा व्यक्ति का नाम है से बाजरे को पेड़ बना दिया, और जबकि बाजरा तो पेड़ भी नहीं होता। तभी वहाँ सभी जो किसान खड़े थे वो सभी हैरान हो गए और लेखक को बहुत अजीब तरीके से देखने लगे। इस बार ये किसान कुछ और ज़ोर से हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो व्यक्ति आया था वो बाजरे को पहले आदमी और दोबारा पेड़ समझ रहा था। उन्हें देखकर लेखक को झेप सी लगी और वे हंसकर बात को टालकर आगे चल दिए। तभी दूसरे दिन लेखक को इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा ना हो जाए। एक चूक लेखक कर चुके थे, बाजरे को पहले आदमी दोबारा पेड़ समझने की। अब दूसरे दिन लेखक को इस बात की चिंता थी कि कहीं उनसे दोबारा चूक ना हो जाए। इसलिए उन्होंने कृषि शास्त्र, कृषि से संबंधित जिसमें कृषि का ज्ञान दिया जाता है, मोटी मोटी किताबें मंगवाई और उनका अध्ययन उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। गांव से मैं हताश हो गई। यहाँ पर लेखक जो है वो एक ही दिन में गांव से हताश यानी कि निराश हो चुके थे। वहाँ वो सब नहीं था जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने सिनेमा से ग्रहण किया था या पहले पर्दे पर देखा था। फिर भी वे अध्ययन करते थे खेती का, और अध्ययन करते करते इस नतीजे पर पहुँचे कि आदर्श खेती तो गांव में हो ही नहीं सकती, वे शहर में ही होती है। यह सब इस प्रकार से हुआ। अब लेखक हताश होने के बाद ये अच्छी तरह से समझ चुके थे कि जो आदर्श खेती होती है, अच्छी खेती होती है, वो गांव में रहकर नहीं हो सकती, वो शहर में ही हो सकती है। इस प्रकार लेखक दूसरे ही दिन गांव के खेती के माहौल से जो थे वो निराश हो चुके थे। अब लेखक का आगे देखिए क्या होता है लेखक के साथ। रुक जरा मतलब